जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर मई 15 में हम लोग करंट अफेयर्स के ये एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स टॉपिक्स के पहला होगा आयुर्वेद डे। रिसेंटली आज कल परसों की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुर्वेद डे मनाने का अनाउंसमेंट किया है, तो उससे रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स में एमसीक्यू आ सकते हैं वो देखेंगे। देन वी विल स्टडी मेरा युवा भारत MY भारत इनिशिएटिव, इसके बारे में, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में जो कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से और करंट के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ऐसी चीजें ना मेंस में भी बड़ी काम आती है, पर प्रीलिम्स में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या काम होता है, वगैरह वगैरह। एंड देन माजी जमथेप, ये एक बुक है जो कि न्यूज में थी, खुद प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसका मेंशन किया था। तो ये बुक किनके जीवनी पे आधारित है वो, और कल जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आज के प्री सिक्योर 15 मई का टॉपिक होगा। सो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू आयुर्वेद डे जो कि 23 सितंबर पर मनाने का अनाउंसमेंट किया गया है। ये आप देख सकते हो 13 मई के PIB का आर्टिकल है। क्या आयुर्वेद डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 23 सितंबर एवरी ईयर। 13 मई को ये डिसीजन लिया गया है, तो काफी रिसेंट में है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला स्टेटमेंट क्या है इससे रिलेटेड, दिस चॉइस और द चॉइस ऑफ 23 सितंबर, ये क्यों लिया गया है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ऑटोमनल इक्विनॉक्स रिफ्लेक्टिंग द आयुर्वेदिक एम्फेसिस ऑन नेचुरल बैलेंस एंड हार्मनी। अभी मैं तुम्हें इक्विनॉक्स के बारे में भी बता दूंगा, ज्योग्राफी में तुमने पहले से पढ़ा होगा, या PYQ एनालिसिस में भी पहले इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स मैंने तुम्हें करवाया है, बट आज हम फिर से इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सोल्स्टाइस के बारे में पढ़ लेंगे। और इक्विनॉक्स में एक टर्म है ना, इक्वी मतलब इक्वल, मतलब बैलेंस। अर्थ उस रोज किसी भी तरफ टिल्ट नहीं होता है, ज्यादा बैलेंस रहता है, और आयुर्वेद भी वही बैलेंस की बात करता है। दैट्स वाई डेट कौन सा चूज किया गया, 23 सितंबर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, द डेट वाज सेलेक्टेड टू कमेमोरेट अ हिस्टोरिकल इवेंट मार्किंग द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक्चुअली में इंडियन हिस्ट्री में कोई ऐसा डेट नहीं है कि उस डेट से आयुर्वेद को एज ए मेडिसिन यूज किया गया। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कोई डेट कमेमोरेट नहीं कर रहे हैं। हमने चुन लिया कि हम 23 सितंबर को करेंगे, इक्विनॉक्स का दिन है, दैट इज द पर्पस। चलिए आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जिसके प्रमाण हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं, आयुर्वेद के प्रमाण हमें अथर्ववेद में भी मिलते हैं। हर जगह आयुर्वेद के बारे में मेंशन है, अथर्ववेद में ज्यादा डिटेल में मेंशन है, पर ऋग्वेद में भी उसके कुछ प्रूफ्स मिले थे। आयुर्वेद, अब हम इसको ब्रेक करें तो आयुर्वेद में दो वर्ड होगा, वेद। वेद मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज, सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री के क्लासेस में बताया है तुम्हें, क्यों? क्योंकि वेद ओरिजिनेट हो रहा है किस वर्ड से, विद से। विद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान, ये हो गया वेद। आयुर्वेद मतलब ऐसा वेद जो आयु को बढ़ाएगा। आयु को बढ़ाने का मतलब सिर्फ फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाना नहीं, आयु को बढ़ाने का मतलब आपके फिजिकल कैपेबिलिटी, आपके शरीर, आपकी आत्मा, इनके बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। ये आयुर्वेद ना एक्चुअली में एक फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था, यौगिक फिलॉसफी का भी फिर आगे जाके पार्ट बनेगा। पहले तो वेदों से लिया ही गया ये इंफॉर्मेशन, फिर यौगिक फिलॉसफी का पार्ट बनेगा। सो आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अ साइंस टू ट्रीट योर डिजीज, ये सिर्फ डिजीज ट्रीट करने का साइंस नहीं है, ये आपके ओवरऑल वेल बीइंग का पार्ट है। वही आयुर्वेद है जिसको इस इमेज से इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि यहां पर ना सिर्फ बॉडी बल्कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट, तीनों चीजों पर काम किया जाएगा। अब हम 23 सितंबर की बात करते हैं तो उसके लिए ये एक फिगर देखो, यहां पर हम अर्थ का सन के अराउंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अर्थ जो होता है वो अपना ऐसे, अगर हम अर्थ की बात करें, ये जो इमेज है यहां पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा टिल्ट है। कितना टिल्ट होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इतना कुछ टिल्ट होता है। अब जब 23.5 डिग्री टिल्ट है, देन तो इस 23.5 डिग्री टिल्ट के वजह से सन के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन लगाने का काम कर रहा है, जिससे कि साल का एक पूरा साल पूरा होगा, उसके वजह से जब अर्थ, यहां हम बात कर रहे हैं कौन सा डे पहुंच रहा है, जून 2022। जून 2022, थोड़ा चेंज करो, जस्ट अ मिनट, यहां जून 2022 मत लिखिए, यहां पे ये डेट लिख लीजिए, दिसंबर
21-22 और ये जो जून 20-22 का डेट है इसको यहां ले आइए, ये थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, तो हम लोग दिसंबर के महीने में हैं। दिसंबर के महीने में अर्थ जो होगा ना, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है, तो अर्थ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो अर्थ की तरफ टिल्ट नहीं रहेगा, उसके अपोजिट साइड में टिल्ट रहेगा। यहां सदर्न हेमिस्फीयर वालों को गर्मी मिलती है और इसलिए यहां पे दिसंबर सोल्स्टाइस मनाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब हम आगे यहां से बढ़ें तो विंटर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेगा, बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में विंटर सीजन चलता है। दिसंबर 21-22 के बाद ठंड पड़ती है ना, जोरों की ठंड। फिर हम यहां पहुंचते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना इक्विनॉक्स माना जाता है, जहां पे अर्थ किसी भी डायरेक्शन में टिल्टेड नहीं है, बराबरी को दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है। बराबर यहां पर सनलाइट पड़ेगा, ऐसे इस तरह से। जब बराबर सनलाइट पड़ेगा, ये एक्चुअली में किस टाइम होता है, मार्च 20-21 के टाइम में होता है। इसे हम मार्च इक्विनॉक्स के नाम से बुलाएंगे। फिर उसके बाद टाइम इस तरह से आगे बढ़ा, ये स्प्रिंग सीजन है, और फिर हम पहुंचते हैं जून के महीने में। तो एक सोल्स्टाइस हो चुका है, विंटर सोल्स्टाइस दिसंबर में। दूसरा सोल्स्टाइस हम कहां पर देख रहे हैं, जून सोल्स्टाइस। अब यहां पे जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट, मतलब इंडिया जहां पर है, ये डायरेक्ट सनलाइट ऑब्जर्व करेगा, गर्मी हमें मिलेगी और काफी गर्मी होती है। फिर उसके बाद समर सीजन आगे कंटिन्यू होगा और हम फाइनली पहुंचेंगे सितंबर के महीने में, जहां पे सितंबर इक्विनॉक्स होगा। सितंबर इक्विनॉक्स जैसे मार्च इक्विनॉक्स था, उसी तरह बराबर अर्थ किसी भी डायरेक्शन में टिल्टेड नहीं है, बराबर अमाउंट पे सनलाइट मिलेगा। ऑटम्न सीजन स्टार्ट होता है और फिर पहुंचते हैं विंटर सोल्स्टाइस में दिसंबर में। इस तरह से सोल्स्टाइस से इक्विनॉक्स, फिर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, सोल्स्टाइस, ऐसे करके पूरा साल चलते रहता है। सीजन चेंज हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं। सो एक इक्विनॉक्स अभी हमने डिसाइड किया है, कौन सा इक्विनॉक्स, सितंबर इक्विनॉक्स। इसी सितंबर इक्विनॉक्स पे हम लोग आयुर्वेद डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विथ रेफरेंस टू द मेरा युवा भारत इनिशिएटिव, मेरा युवा भारत इनिशिएटिव। अब मेरा युवा भारत इनिशिएटिव क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा युवा भारत इनिशिएटिव को लेकर, यहां दो, मेरा युवा भारत इनिशिएटिव को लेकर अगेन गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी वॉलंटियर्स को। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर मेरा युवा भारत इनिशिएटिव के अंदर दी जा रही है तो करंट अफेयर्स में भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि मई 13, 2025 की बात हो रही है और पहले से भी ये चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा युवा भारत इनिशिएटिव अभी मई 25 में स्टार्ट हो रहा है, ये पहले से चल रहा था, बट अब डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अभी देने की बात की जा रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज मेरा युवा भारत। पहला स्टेटमेंट क्या है कि मेरा युवा भारत, MY भारत, इज एन ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स and sports aimed at making youth active contributors to the development through technology driven platform। एकदम सही बात है कि मेरा युवा भारत एक इनिशिएटिव जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। युवा भारत की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री भी यूथ अफेयर्स ही होना चाहिए, सो दैट यूथ को एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनाया जाएगा। एक्टिव कंट्रीब्यूटर, अब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ की बात कर रहे हैं, सपोज कहीं सुनामी आती है, न्यूक्लियर अटैक होता है, वैसा अगर मान लो पॉसिबिलिटी हो वॉर के केस में, न्यूक्लियर अटैक नहीं हो, सपोज मिसाइल से अटैक होता है, तो भी तो डिजास्टर के सिचुएशंस होंगे। तो यूथ को एक्टिव कंट्रीब्यूटर बनाया जाएगा उस डिजास्टर से डील करने के लिए। बाकी अर्थक्वेक, फ्लड तो रिकरेंटली हम देखते हैं, साइक्लोन। साथ ही साथ ये एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्लेटफॉर्म होगा। अब गवर्नमेंट हर कुछ डिजिटल इंडिया के माध्यम से कर रही है, तो बात भी सही है। फर्स्ट इज करेक्ट। द MY भारत पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब यहां एक गलती हो गई कि ये एक्सक्लूसिवली डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग देने का भी काम किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो जाता है कि दिस इज नॉट ए एक्सक्लूसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहां पे बिल्कुल डिजिटल भारत की बात करेंगे तो डिजिटली ट्रेनिंग तो देंगे, लेकिन डिजिटली ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी देंगे। सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको रजिस्टर करना है, जैसे यहां पहले इस पार्ट को देखिए, ज्वाइन MY भारत, मेरा भारत को आपको, मेरा युवा भारत को ज्वाइन करना है। आप दो फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो, एज ए यूथ और एज ए पार्टनर। एज ए यूथ मतलब एज ए इंडिविजुअल आपको ज्वाइन करना है। आप इस वेब एड्रेस पे जा सकते हो mybharat.gov.in पर, जिसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 31 अक्टूबर को 2023 में। अब तुम मुझे बताओगे
कि 31 अक्टूबर किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो MY भारत पोर्टल है, ये 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। 31 अक्टूबर किस रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, किस लीडर से रिलेटेड है, क्या किसी लीडर की बर्थ एनिवर्सरी है, उन लीडर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बाद, ये चीजें। तो एज ए इंडिविजुअल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डिजिटली आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको डिजिटली भी कई चीजें सिखाई जाएंगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सब कुछ डिजिटली करने से हो पाएगा नहीं ना, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी तो चाहिए। आप एज ए पार्टनर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू आर विलिंग, आप सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के इस काम में कंट्रीब्यूट करें, तो आप एज ए पार्टनर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों तरीका है। कौन से यूथ के लिए होगा? 15 से 29 साल के यूथ के लिए। यहां पे जेंडर रिस्ट्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, कोई भी 15 से 29 साल का यूथ ज्वाइन कर सकता है। एक्चुअली में मेरा भारत इनिशिएटिव जो है, इसको फिगिटल कह के डिस्क्राइब किया गया है। फिगिटल, फिगिटल दोनों एक साथ ही है, दोनों को ब्रेक कर लें तो ये हो गया फिजिकल, और ये हो गया हमारा डिजिटल इंडिया का डिजिटल। मतलब आपको ज्वाइन करना है तो आपको कहीं फॉर्म भरने जाने के लिए दुकान या ऑफिस खोजने की जरूरत नहीं है, इस एड्रेस पे जाइए, रजिस्टर कर लीजिए, डिजिटल ट्रेनिंग यहां से ले लीजिए। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको किसी लोकेशन में बुलाया जाएगा, फिजिकल ट्रेनिंग दे दी जाएगी, इसलिए फिजिकल हो गया। सो एक्सक्लूसिवली डिजिटल ट्रेनिंग नहीं, डिजिटल ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्ञान भारतम मिशन। अगेन ये इंडिया के कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज होगी। It was launched in Union Budget 2025-26 with the Ministry of Culture acting as nodal ministry. जब भी हम ज्ञान भारत की बात करेंगे तो ज्ञान भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो नोडल मिनिस्ट्री होगा ही। अब यहां देख सकते हैं पहले यूनियन बजट 2025-2026 में 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन की बात कर रहे हैं, ज्ञान भारतम मिशन। तो जब यूनियन बजट का ये पार्ट है तो क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी हाई हो जाते हैं। ज्ञान भारतम मिशन, एक बार इस पिक्चर को देखो तो इस पिक्चर में यहाँ पे एक बुक दिखाई गई है, ये एक्चुअली में मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो इंडिया का अपना एक रिच ट्रेडिशन है, हेरिटेज है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, नॉलेज का। इस ट्रेडिशन को, इस हेरिटेज को बचाए रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये ज्ञान भारतम मिशन तैयार किया गया है, जहां पे हम डिजिटल इंडिया का हेल्प लेंगे, एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाएंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम का। यही है ज्ञान भारतम मिशन। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगी। फर्स्ट इज करेक्ट, द मिशन एम्स टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, एकदम सही। सेकंड इज करेक्ट, इट विल कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स अक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम्स, लाइब्रेरी एंड प्राइवेट कलेक्टर्स। सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इनकरेक्ट हो सकती है। अब चाहे सपोज वो वेद से रिलेटेड कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो, पुराण से रिलेटेड हो, कुरान से रिलेटेड हो, गुरु ग्रंथ साहिब से हो, बुद्धिस्ट नॉलेज से हो, आयुर्वेद से हो, एस्ट्रोनॉमी से हो, जिस चीज से भी रिलेटेड हो, उन सबको प्रिजर्व किया जाएगा अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, अब सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या चेक किया जाता है? स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसी बॉडी है? तो पहला चीज क्या लिखा है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकेंड पार्ट तो सही है, जब भी सफाई कर्मचारी की बात करेंगे तो सोशल जस्टिस की जरूरत है। यस, इट फंक्शंस अंडर नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन तो करता है, पर अब स्टैट्यूटरी नहीं है। ये कभी स्टैट्यूटरी हुआ करता था, बट अब स्टैट्यूटरी स्टेटस इसका नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है कि जब शुरू में फॉर्मेशन हुआ था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, अभी हम देखेंगे इनिशियली इट वाज ऑफ स्टैट्यूटरी नेचर, पहले स्टैट्यूटरी था। प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये स्टैट्यूटरी नेचर नहीं है, खत्म हो चुका है, ये स्टैट्यूटरी नेचर खत्म हो चुका है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। अगेन सही, सफाई कर्मचारी जो हैं कई बार अनविलिंगली ये मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे उनको दूर रखना ये इनका एक टास्क है, मेन पर्पस। इट इज द ओनली बॉडी विच कीप ट्रैक ऑफ सीवर डेथ्स इन इंडिया। यहां पे थोड़ा एक ऐड कर लो, इट इज द ओनली गवर्नमेंट बॉडी
ये स्टेटमेंट जो है एक जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको भी सही ही माना जाता है। हम इसमें गवर्नमेंट ऐड कर लें तो ये ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्राइवेट बॉडी बन रही हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के केस में या सफाई कर्मचारी की सीवर डेथ का ट्रैक रखेंगे। ऑल थ्री आर करेक्ट फॉर नाउ, यहां पे तीनों करेक्ट हैं, गवर्नमेंट वर्ड ऐड कर लीजिएगा बस इसमें। चलिए, तीनों करेक्ट, पहला वाला इनकरेक्ट था वो मैंने सही करवा दिया था, बाकी के दोनों करेक्ट हैं। पहला जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो नेचर खत्म हो चुका है ना। ओके, अब हम नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी की बात करें तो सबसे पहले यहां देख लो, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी, जो नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आ रहा है। और देखो इनका बढ़िया एक टैगलाइन या स्लोगन क्या है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, गॉडलीनेस। खुद गांधी जी अपने बाथरूम को साफ करते थे, जिससे उन्होंने अपने हरिजन सेवा यात्रा या हरिजन मिशन स्टार्ट किया था। तो सच में सफाई करना भगवान के करीब जाना ही होता है। क्लीनलीनेस इज रियली नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हम अपने घर में, अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सफाई रखते हैं, तो अगर अपने रोड पर कोई हमारी सफाई कर रहा है तो वो हमारा ही काम कर रहा है, एक्चुअली हम पर एहसान कर रहा है, हम उस पर कोई एहसान नहीं करते हैं। ये सोशल जस्टिस की बात है, याद रखिएगा। जब इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था तब स्टैट्यूटरी नेचर था। क्यों स्टैट्यूटरी नेचर था? तभी ये बना था नेशनल सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग। 3 साल के लिए बना था, जिसको आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन ये एक्सटेंशन फाइनली खत्म कब हो जाता है? 2004 में। सो 2004 से लेके अभी तक, अभी प्रेजेंट में नॉन स्टैट्यूटरी नेचर है, ये हम देख चुके हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था। ओके, बाकी हम इसका टास्क तो डिस्कस कर ही चुके हैं। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 3 इज ऑल्सो करेक्ट। ये गवर्नमेंट बॉडी वाला पार्ट ऐड कर लेना, क्योंकि प्राइवेट बॉडी को लेकर कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट बॉडी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माजी जन्मथेप। माजी जन्मथेप अजय देवगन की एक मूवी थी सिंघम, जिसमें वो डायलॉग या गाना था, आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, माझी मतलब मेरा। तो माझी जन्मथेप क्या है? मेरी जीवनी है, ये जीवनी है मेरी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की कहानी है। तो कौन यहां पर रेफर कर रहे हैं अपने लाइफ इंप्रिजनमेंट को? ये कर रहे हैं वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने इंडिया के नेशनल मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखो, पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन अलग जगह है, बट किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से हम किसी भी लीडर के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं बोलेंगे। तो विनायक दामोदर सावरकर जी का भी अपना इंपॉर्टेंट रोल है, इस चीज को हम याद रखेंगे, है ना। वो सारी चीजें हम पॉलिटिशियंस पे छोड़ देते हैं जो इन लीडर्स के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबने अपना योगदान दिया है, इसलिए याद रखिएगा। ये उन्हीं की आत्मकथा है, विनायक दामोदर सावरकर जी की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट अलग अलग टाइम पर, काला पानी की सजा भी इनको काफी लंबे टाइम तक हुई। In this book, Savarkar describes his attempted sea escape to Marseille, France. Yes, ब्रिटेन से जब इनको अरेस्ट करके फ्रांस लाया जा रहा था, तो इन्होंने मर्सीले नाम की जो जगह है फ्रांस में, यहां पर इन्होंने ट्राई किया था, he attempted to escape। हालांकि फिर फ्रेंच पुलिस ने अरेस्ट करके इन्हें ब्रिटिश के हाथों सौंप दिया, जिसके वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच थोड़ा टसल भी हुआ था, पर तभी हम गुलाम थे तो आगे कुछ हो नहीं पाया। इसके एक्चुअल इमेजेस भी हमारे पास है, आप ये इमेज देख सकते हो। ये वीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर वीर सावरकर, और ये जो शिप है ये ब्रिटिश शिप है, ब्रिटिश शिप एसएस मौर्या, मौर्या नहीं एसएस मौर्या, ब्रिटिश एसएस शिप। इसी ब्रिटिश शिप एसएस मौर्या से इन्होंने मर्सीले में एक अटेम्प्ट किया था कि जब इनको ब्रिटेन से अरेस्ट करके इंडिया लाया जा रहा है तो ये भाग सके। रिवॉल्यूशनरी थे, नेशनलिस्ट थे, तो बिल्कुल ये अटेम्प्ट करना जायज था। पीएम मोदी ने अभी इसी इवेंट को रिकॉल किया है जब वो फ्रांस के टूर पर थे। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। माझी जन्मथेप वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1927। माझी जन्मथेप पहली बार 1927 में पब्लिश की गई थी, ये जो बुक है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, माझी जन्मथेप। अब माझी जन्मथेप के बारे में सेकंड क्या है? द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू मराठी। ऐसा क्यों करना है? माझी जन्मथेप जब वर्ड यूज किया गया है पूरी तरह से मराठी टाइटल है, तो इसको शुरू में मराठी में ही लिखा गया, बाद में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा या बाकी लैंग्वेजेस में। सो शुरू में मराठी में ही ट्रांसलेशन है, बाद में बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट माझी जन्मथेप। इंग्लिश ट्रांसलेशन हम माई लाइफ सेंटेंस बुला सकते हैं। जब जब वो जेल में गए, उन्होंने जेल से रिलेटेड अपनी कहानी लिखी, उन्होंने मर्सेली के उस एस्केप अटेम्प्ट के बारे में भी बताया। कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए अटैच किया था, उसमें पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था रिलेटेड टू कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके मीटिंग्स हम अभी भी देख रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट देख लो, द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंडियाज
नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिफेंस पॉलिसी एंड सीनियर सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट्स। यस, जब भी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन की बात हो या वॉर की बात हो, जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो यही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो डिसीजंस लेती है। द कमिटी कंप्राइजेस द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। यस, ये सारे डिग्नेटरीज होते हैं। इनके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैबिनेट के मेंबर नहीं है बट वो पार्टिसिपेट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुआ और यहां उसके डिटेल्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? एरो इंडिया के बारे में। एरो इंडिया, कभी मौका मिले तो एरो इंडिया इवेंट देखने तुम बेंगलुरु जाना, मेस्मराइजिंग इवेंट होता है, बड़ा अच्छा लगता है। एरो इंडिया इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज ए डिफेंस ट्रेड एक्सहिबिशन। ऐसा यूनाइटेड नेशन को करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमनली हम अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं कॉमन सेंस कि यूनाइटेड नेशंस इसको डिफेंस एक्सहिबिशन के रूप में क्यों क्या बोलते हैं आपको रिकॉग्नाइज करेगा, वैसा कुछ बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वन इज इनकरेक्ट। यूनाइटेड नेशंस की कोई बात नहीं है, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। द इवेंट showcases एरियल डेमोन्स्ट्रेशन फीचरिंग बोथ इंडियन एंड फॉरेन फाइटर जेट्स। यस, अब यहाँ पे इंडियन और फॉरेन फाइटर जेट्स आते हैं और अपना डेमोन्स्ट्रेशन, अपने कर्तव्य, अपनी कला दिखाते हैं। द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025 वॉज रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये भी सही है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये जो 2025 में एरो इंडिया हुआ था इसका थीम था। यहां एक न्यूज आर्टिकल है जिसके मैंने देखो कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिए हैं। क्या हाईलाइटेड पार्ट है? एरो इंडिया एशियाज लार्जेस्ट एयर शो। तो पहला चीज क्या हो गया कि एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। ये बायएनियल एयर शो है, मतलब 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफेंस एक्सिबिशन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब जो नोडल एजेंसी है वो हो गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो इसको ऑर्गेनाइज करेगा। अपने आप में एक प्रीमियर इवेंट है, एशिया में सबसे बड़ा है और 2 साल में एक बार किया जाता है। इस साल के हम इवेंट की बात करें, इस साल के हम थीम की बात करें तो थीम था रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 2 स्टेटमेंट ट्रूथ है, इसलिए ओनली 2 आर करेक्ट। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कल था, कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था वो दिया था ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। पहले इस इमेज को देखिए, ये एक्चुअल प्लेन नहीं है, दिस इज अ रेप्लिका, अ मॉडल। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में, जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की बात हो रही है जिसके बारे में आज हम देखेंगे क्वेश्चन में, वो ऐसा एक फाइटर प्लेन प्रिपेयर करने वाला है 6th जनरेशन का। टॉप ऑफ द मॉडल होगा, एआई कैपेबिलिटीज के साथ, मैन्यूवरिंग फास्ट होगी, हर चीज की फैसिलिटी होगी इसमें, रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसका एक ये ऐसा रिप्लिका था कि कुछ इस तरह से प्लेन तैयार होगा। अब हम बात करें ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की, तो ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में कौन कौन से नेशंस है? इट इज अ मल्टीनेशनल इनिशिएटिव। यस भाई, मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है तभी ग्लोबल है। यूके का, जापान का एंड इटली का, जो कि 6th जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्लेट बनाने के लिए आ रहे हैं साथ में। अब जब साथ में आएंगे ना तो इससे देखो क्या होगा कि यूके है, इटली है और जापान है, इंडिया को भी ऑफर किया गया है ज्वाइन करने के लिए। जब साथ में आएंगे तो इससे ना सिर्फ हर जो यूके, इटली, इंडिया, जापान, इनकी जो कैपेबिलिटी है, यहाँ पे जो जीनियस हैं उनके माइंड को भी यूज किया जाएगा। साथ ही इन सारे प्रोग्राम्स में ऐसे प्लेन्स बनाने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, तो क्राउड फंडिंग हो गया ना, 4 नेशन मिलकर बनाएंगे, 3 लोग तो फिक्स हैं, इंडिया ज्वाइन करेगा तो चौथा हो जाएगा, तो पैसे की भी कमी नहीं होगी, वो रिसोर्स पूल भी अच्छा बन जाएगा। जापान हैज इंडिया टू ज्वाइन द ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। यस, इंडिया अभी ज्वाइन कर रहा है, नहीं ये कंफर्म नहीं किया है, लेट्स सी ज्वाइन करेगा कि नहीं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। हम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे जिसमें जापान पार्ट है, बट जापान के उतने अच्छे रिलेशन रशिया के साथ नहीं है, बट हमारे रिलेशन तो रशिया के साथ अच्छे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि जापान बोलेगा कि आप इस प्रोग्राम के डिटेल्स रशिया के साथ मत शेयर करना, ऐसा कोई कंडीशन रख सकता है ना। तो इसलिए इंडिया ने अभी हाँ भी नहीं भरा है, आगे देखते हैं क्या होगा, बट इन्विटेशन मिल चुका है। ज्वाइनिंग जीसीएपी कुड अलाइन विथ इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यस, बिल्कुल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव होगा ना, क्योंकि इसका सारा काम ऐसा थोड़ी है कि जापान में या इटली में या ब्रिटेन में होगा, कुछ काम इंडिया में भी तो होगा, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करेगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है, ऑल 3 आंसर होगा। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल के सेशन में थे। आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 1555 का है, येलो सी से रिलेटेड।
आपको येलो सी के बारे में बताना है कि येलो सी से रिलेटेड ये कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जो न्यूज में था रिसेंटली। सेकंड आपको बताना है K2-18b एक एक्सो प्लानिट है जिसको लोकेट किया गया है, उससे रिलेटेड। एंड आपको एक और क्वेश्चन इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइसिस के बारे में, जो अभी मैंने आज के सेशन में भी एक्सप्लेन किया है, पहले भी तुमने पढ़ा है। तो ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के प्री सिक्योर के लिए हैं, राइट। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक एपीएससी प्रीलिम्स को लेकर एक शॉर्ट स्ट्रेटजी, एपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो ओपन टेस्ट है उसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा अलग वीडियो में। ये प्री सिक्योर का आज का पार्ट था। ऐसे पढ़ते जाइए, इस एग्जाम के साथ साथ अगले एग्जाम की भी तैयारी होती जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, जय हिंद।